देखिए, बात करेंगे ग्रेविटेशन की। चूंकि बात नीट की हो रही है इसलिए हम ग्रेविटेशन के मैथमेटिकल पार्ट में बहुत ज़्यादा अंदर नहीं घुसेंगे, ठीक है। देखिए, ग्रेविटेशन का रूल किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। न्यूटन का वो कहानी, वो जो सेब गिरा, वो तो सब जबरदस्ती मूर्ख बनाने वाली बातें हैं। सेब वेब गिरा, वो कहाँ गिरा ये अलग बात है। न्यूटन का मानना था कि एक्चुअली कोई भी चीज़ अगर गिरी, सेब की बात नहीं है, तो उनका मानना था कि आखिर से वो जब सेब गिर रहा है तो फिर वो नीचे अपने आप कैसे आ गया? भाई, न्यूटन का ग्रेविटेशन इनर्शिया का रूल क्या कहता है? न्यूटन कहते हैं कि भाई बॉडी की अगर पोजीशन चेंज हो रही तो फोर्स लग रहा है। फोर्स लग रहा है तो बॉडी को फोर्स लगाने के लिए उसको टच करना पड़ेगा ना। अब यहाँ थोड़े धत कह दिया कुत्ता भाग गया डर के मारे। भाई, कोई बॉडी आपके पास रखी हुई है, मान लिया कोई चीज़ रखी है, उससे लोटा रखा, कुछ भी रखा आपके आसपास हो, उसको डांट के देखो, अभी हटेगा क्या? उसको छूना पड़ेगा ना। तो उन्होंने कहा भाई ये छुआ तो है नहीं, इसने कैसे हुआ? तब उनका कॉन्सेप्ट आया। तो उन्होंने सोचा कि भाई जहाँ भी सेब गिरता है, जहाँ भी ऑब्जेक्ट गिरता है, वहाँ पर अर्थ है। तो उन्होंने कहा इसका मतलब अर्थ के चारों ओर एक ऐसा फील्ड है, उस फील्ड में अगर कोई दूसरा पार्टिकल आता है तो फोर्स लगाता है। बस ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है। उसी को उन्होंने ग्रेविटेशनल फील्ड कहा। समझ में आ गई बात? फिर उन्होंने कहा कि ग्रेविटेशन फील्ड, अच्छा ये नियम लाए कहाँ से थे जो ग्रेविटेशन लॉ? एक्चुअली ये आपने पढ़ा होगा कैपलर्स लॉ। कैपलर्स लॉ पढ़ा होगा ना। तो कैपलर्स लॉ का जब अध्ययन, अच्छा चूंकि इनकी आदत थी उसमें कि हर के सबके नियम में अपनी टांग घुसेड़नी, तो कैपलर के नियम में अपनी टांग घुसेड़ी थी। हाँ, ने चोरी तो की है, हमें ज़्यादा भाई नहीं जानते हैं। अब यूट्यूब पे वीडियो जा रहा हूँ, अमेरिका वाले माले हम पे क्लेम कर दें। अरे क्लेम करेंगे तो कौन वहाँ पर हमको मुकदमा चलाएंगे, हमारे यहाँ ईडी सीबीआई भेज देंगे, ठीक है। मतलब मैंने जो कुछ लोगों से सुना है कि वो एक संस्था के अध्यक्ष थे, वो ये सब रूल्स को जो है वो पास करती थी। तो हाँ, कोई भी नियम दिया जाता था तो न्यूटन कहते थे नहीं भाई गौरी आपका नियम गलत है। फिर गौरी के नियम का अध्ययन करते थे और बाद में कहते थे न्यूटन का नियम है। सुना है? जैसे हमारे राधाकृष्णन साहब हैं, राधाकृष्णन साहब ने अपने स्टूडेंट की पीएचडी चोरी करके अपने नाम से पब्लिश कराई थी, ठीक है। और बाद में डॉक्टरेट, बाद में वो स्टूडेंट ने मुकदमा किया। तो उस भाई अगर वो स्टूडेंट क्लेम कर रहा है तो आप मुकदमा लड़िए। बाद में आउटसाइड द कोर्ट उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया था उससे, जो भी किया हो, ठीक है। तो अब जो भी है फिलहाल, अब न्यूटन ने दिया तो दिया है। अच्छा, ये यूएस वाले बड़े अजीब हैं। अभी मैं एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा था, तो एक धराचार्य फॉर्मूला पढ़ा रहा आपने, श्री धराचार्य फॉर्मूला पढ़ा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर ये है तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आप पढ़े ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac पढ़ा है ना आपने। तो मैंने उसको बताया इट इज श्री धराचार्य फार्मूला। तो बोले हमारे यहाँ सर एक क्वाड्रेटिक फार्मूला बताया जाता है, इट इज़ नॉट धराचार्य फार्मूला। तो उसने अपने प्रोफेसर को बताया, ही इज़ डूइंग बीटेक फ्रॉम देयर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ बीटेक कर रहा है। तो उसने प्रोफेसर को बताया होगा सर इज इट धराचार्य फार्मूला, इट इज़ इंडियन मैथमेटिशियन। बोले इट इज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला। नहीं माने वो, देख लो। हमारा ही नियम चोरी करके ले गए, अपना नाम बता रहे हो कहानी। खैर, तो न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ कैपलर लॉ से कैसे आया वो बाद में बात की जाएगी, पहले ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं। तो न्यूटन ने कहा कि जब सेब वाली कहानी आई कि भाई अर्थ के चारों ओर एक प्रकार का फील्ड है, उस फील्ड में जब कोई बॉडी आती है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करती है। उस फील्ड का नाम रखा ग्रेविटेशन फील्ड। बाद में उसने, न्यूटन साहब ने उसको जनरलाइज किया। उन्होंने कहा हर एक पार्टिकल जिसके अंदर मास है वो अपने चारों ओर एक फील्ड क्रिएट करता है, उसे ग्रेविटेशन फील्ड कहते हैं। और हर एक पार्टिकल जो ग्रेविटेशन फील्ड क्रिएट करेगा वो दूसरे वैसे ही पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है। नहीं समझे? तो उसी को कहा गया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उन्होंने कहा सपोज करिए दो मास पार्टिकल्स हैं M1 M2 और इनके बीच कुछ डिस्टेंस है। चूंकि इनकी ये लार्ज डिस्टेंस फोर्स था, मतलब दूर की ऑब्जेक्ट के ऊपर भी ये लागू होता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये जो फोर्स लगेगा, एक तो अट्रैक्शन होगा, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास। अब आप प्रैक्टिकली समझिएगा, जैसे हमारे न्यूटन का नियम हम पढ़ के चले गए। हमने कहा दो मास पार्टिकल अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। हम जा रहे हैं, कोई बगल से निकल रहा है या निकल रही है, और हम जाके उससे लड़ गए।
अब पब्लिक आ गई, ओ नालायक कहीं के, तुमने इस लड़की को धक्का मार दिया। तो आऊँगा, हमने थोड़ी धक्का मारा, हमारा मास m1, इनका मास m2, ग्रेविटेशन फील्ड से अट्रैक्ट हो गए। ठीक है, तो अगला क्या कहेगा, तुम साले ये बताओ, बगल में ट्रांसफार्मर रखा है, उसका मास है m3, तो तुम उसमें क्यों नहीं चिपक गए जा करके? भाई तुम निकले थे m3, वो जो नाली में टट्टी पड़ी है, टट्टी का मास है m4, तो इट इज आल्सो अट्रैक्टिंग यू, तो उसमें क्या नहीं घुस गए समझा, यहीं पे अट्रैक्ट करोगे। तो चूंकि चारों तरफ से अट्रैक्शन होता है, इसलिए हम नहीं, अगर कोई न्यूटन का नियम लगाएगा तो फिर न्यूटन का नियम लग सकता है ना। तो उन्होंने कहा ये प्रोडक्ट होता है, और m प्रपोर्शनेट 1/r², ये इनवर्स स्क्वायर लॉ कहलाता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, तो जब दोनों को मिलाया तो f प्रपोर्शनेट m1 m2/r²। जैसा कि नियम है, जब हम इक्वल टू लगाते हैं कि कांस्टेंट आता है, तो आता है g m1 m2/r²। ठीक है, तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, जहां g क्या है, दैट इज कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 यूनिट निकाल लेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब अपनी एक आदत डाल लीजिएगा कि कोई भी फार्मूला आपको लिखना है, उसके यूनिट के साथ साथ उसकी डायमेंशन निकालना है। मतलब ये आप अपनी आदत में ले लीजिएगा, उसकी डायमेंशन निकालना है। अगर मैं कहूँ कि डायमेंशन ऑफ जी क्या होगा, तो न्यूटन फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mL/T⁻²। अब फोर्स का नहीं मालूम है तो F बराबर ma से निकालिए, ए का नहीं मालूम है तो V/T से निकालिए, उसका नहीं मालूम तो V को S/T से निकालिए, मतलब वहाँ से निकाल के लाइए, और उसका भी नहीं मालूम तो छोड़ दीजिए। और मीटर स्क्वायर का L², और kg का हो जाएगा m², तो m ऊपर जाएगा, तो दिस विल कम m−1 L³ T⁻²। तो इट इज़ द डायमेंशनल फार्मूला, इट इज़ डायमेंशन ऑफ जी या डायमेंशनल फार्मूला ऑफ जी। ये क्या होता है, डायमेंशन है या डायमेंशनल फार्मूला? ये डायमेंशनल फार्मूला है, ये डायमेंशनल फार्मूला है। ठीक है, डायमेंशन तो ये पावर्स होती हैं भाई, डायमेंशन की डेफिनेशन ही होती है द पावर्स रेस्ड ऑन द फंडामेंटल यूनिट्स टू एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी, ये डायमेंशन की डेफिनेशन होती है। तो ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इसमें आएगा क्या आपके यहाँ भाई, नीट में ऐसा थोड़ी पूछा जाएगा, वो आपसे जी के बारे में पूछ सकते हैं, जी का यूनिट पूछ सकते हैं, जी की वैल्यू पूछ सकते हैं, जी की डायमेंशन पूछ सकते हैं, या वैल्यू दे के न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद न्यूटन्स जो वेक्टर फॉर्म होता है, वेक्टर फॉर्म प्रूव करने के लिए नहीं आएगा, मैं केवल बता रहा हूं, न्यूटन्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, न्यूटन्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, यानी न्यूटन्स का जो लॉ है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है कि एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जरा समझिए, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए चलते हैं वेक्टर में। तो हमने वेक्टर में एक चीज़ पढ़ी है, एक चीज़ पढ़ी हमने यूनिट वेक्टर पढ़ी है ना। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, उसको हम जैसे ए वेक्टर है तो उसको कैप लगा देते हैं, यानी इसका अगर मॉड निकालेंगे इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं, किसी वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो उसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। नहीं समझे, जरा ध्यान से समझिएगा। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मैं कह सकता हूं मॉड ए इंटू मल्टीप्लाइड बाई ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर, कह सकता हूं? क्या आपने देखा, किसी मैग्नीट्यूड को अगर उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपको वेक्टर क्वांटिटी मिल जाती है। पकड़ में आई बात? किसी मैग्नीट्यूड को अगर जिस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे वो उस डायरेक्शन में वेक्टर क्वांटिटी मिल जाएगी। हैव यू गॉट इट? जरा समझिएगा, अगर हम एक्स वाई जेड एक्सिस की बात करें, एक्स वाई जेड एक्सिस, तो हमने पढ़ा है द यूनिट वेक्टर along x, y and z axis is i cap, j cap and k cap। ये हमने पढ़ा है, इट इज i cap, इट इज j cap, इट इज k cap। ठीक है, अब सपोज एनी फोर्स ऑफ 3 न्यूटन इज एक्टिंग along x axis, तो क्या मैं कह सकता हूं कि 3 न्यूटन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स?
तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करें? तो हमने कहा मैग्नीट्यूड को जिस डायरेक्शन में वो एक्ट कर रहा है उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज इट इज एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप है, तो व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय आई कैप वी गेट द फोर्स वेक्टर. हैव यू गॉट इट? Suppose any body is going towards z axis with a speed of 5 meter per second. तो 5 meter per second is the magnitude of that velocity, और when it is multiplied by k cap तो it will become velocity vector. यानी मैग्नीट्यूड को अगर हम यूनिट वेक्टर जिस डायरेक्शन में वो एक्ट कर रहा है उस डायरेक्शन की यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो वी गेट द वेक्टर क्वांटिटी. हैव यू गॉट इट? इस कंसेप्ट का यूज करके हम न्यूटन्स के वेक्टर फॉर्म में हम कंसेप्ट की बात करेंगे. देखो ध्यान से भाई, हमने कहा ये दो बॉडी हैं, ये m1 मास की बॉडी है, ये m2 मास की बॉडी है. m1 ने m2 पे और इसके बीच की दूरी r है. m1 ने m2 को फोर्स लगाया, अट्रैक्शन या रिपल्सन? अट्रैक्शन. तो m1 ने m2 पे फोर्स ऐसे लगाया होगा ना, ऐसे. इसको हम F12 कहते हैं या 21 कहते हैं, आपकी मर्जी. F21 लिखे दे रहे हैं, यानी फोर्स ऑन m2 ड्यू टू m1, फोर्स ऑन m2 बाई m1. इसको हम F21 लिखेंगे. कुछ लोग इसको F12 कह देते हैं, फोर्स बाई m1 ऑन n2. तो वो अलग की बात है, तो लिखने का तरीका है. हम फिलहाल वेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं. तो ये आएगा G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर. ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? फिलहाल इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. और हमने कहा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को वेक्टर में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर. नहीं समझे? अब यूनिट वेक्टर ये कोई एक्स वाई एक्सिस तो है नहीं. तो हमने कहा देखो फोर्स की डायरेक्शन 2 से 1 की तरफ है, 2 से 1 की तरफ. तो मैंने इसका यूनिट वेक्टर मान लिया R21 यूनिट वेक्टर. नहीं समझे? तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया R21 यूनिट वेक्टर, तो ये फोर्स वेक्टर बन गया. तो F21 इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और R21 विल बी R21 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R21. है, एम राइट? देखिए R21 मॉड एक्चुअली में ये R ही तो है, तो यानी इसको लिख सकते हैं G m1 m2 अपॉन R क्यूब इंटू R21 वेक्टर. ये हो गया F21, क्वेश्चन नंबर 1. नहीं समझे? अब क्या हुआ, 2 ने m1 पे फोर्स लगाया, 2 ने m1 पे फोर्स लगाया, इसका नाम रखा हमने F12, फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2, F12. तो आएगा G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर. तो ये मैग्नीट्यूड हो गया. अब देखिए चूंकि इसकी डायरेक्शन 1 से 2 की तरफ है तो हमने इसका यूनिट वेक्टर मान लिया है R12 कैप. तो मल्टीप्लाई R12 कैप, तो दिस विल कम फोर्स वेक्टर. तो इसको कैसे लिख सकते हो? G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर R12 वेक्टर अपॉन R12 मॉड. R12 मॉड एक्चुअली में R है, तो दैट विल कम G m1 m2 अपॉन R क्यूब इंटू R12 वेक्टर, F12 वेक्टर. हैव यू गॉट इट? अगर इक्वेशन 1 और 2 को नोट कर लिया इसको. अब जरा देखिए ध्यान से, वेक्टर का एक कंसेप्ट होता है. जैसे वेक्टर ए बी है तो आप चाहे ए बी वेक्टर लिखो चाहे बी ए वेक्टर लिखो, दोनों इक्वल होते हैं लेकिन नेगेटिव होते हैं. इसका मतलब R12 और R21 एज R12 वेक्टर और R21 वेक्टर सेम है बट दे आर अपोजिट. और F12 और F21 की वैल्यू देखो, ये चीज़ दोनों में कॉमन थी, केवल R12 R21 चेंज हो रहा था. तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2
क्या मैं कह सकता हूं कि F12 इज इक्वल टू माइनस F21? यानी ये क्या प्रूफ हो गया कि न्यूटन्स जो लॉ है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का फॉलो करता है। ठीक है, यानी कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक आपने देखी। एक तो न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ठीक है, ये एक्शन और रिएक्शन को फॉलो करता है। ये एक सेंट्रल फोर्स होता है। सेंट्रल फोर्स का मतलब होता है हमेशा दो बॉडी को मिलाने वाली लाइन के अलांग ही होगा, इधर फोर्स नहीं लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये फोर्स ऐसे नहीं खींचेगा इसको कि यहाँ से पुली निकालेंगे और यहाँ से खींच कैसे घसीट लें इसको। ठीक है, ये हमेशा सेंट्रल फोर्स होता है। और ये जो है अदर बॉडी के प्रेजेंस पर फोर्स डिपेंड नहीं करता। यानी इन दो मास पे लगने वाला फोर्स, अगर यहाँ पर बॉडी कोई प्रेजेंट है m3 मास की, तो ये फोर्स उस पर डिपेंड नहीं करता। हाँ, उसका आपस में फोर्स हो सकता है, अलग की बात है, लेकिन इनके भी जो फोर्स एक्ट कर रहा है दैट डज नॉट अफेक्टेड बाय एनी अदर मास पार्टिकल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। हैव यू गॉट इट? या इन द मीडियम कह दीजिए आप। अगर जो कैपिटल जी की वैल्यू आप कैपिटल जी की जो वैल्यू पढ़ते हैं आप 6.67 इंटू 10⁻11, इसको प्रूफ किस मेथड से किया गया था? नहीं, वो बहुत शुरुआत में सीबीएसई बोर्ड उसको पढ़ाती थी, बाद में हटा दिया गया है। जो कैपिटल जी की वैल्यू है आती नहीं, नीट वगैरह पूछा नहीं जाता है, लेकिन मान लेते हैं कि वे वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 और आपसे कहा जाए किस मेथड से प्रूफ किया गया, तो कैवेंडिश मेथड होता है। कैवेंडिश साहब ने कैवेंडिश मेथड, हाँ कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट। अब मैं एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा हूँ, लेकिन मान लेते हैं हमने आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि कैपिटल जी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इज गिवन बाय विच मेथड, विच एक्सपेरिमेंट? तो कैवेंडिश मेथड, कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब आता है एक वर्ड ग्रेविटी। ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या होता है? हैं? क्या हो गया? नहीं, ग्रेविटी वो फोर्स होता है जिस फोर्स से, भाई ग्रेविटेशनल फोर्स से वैल्यू होगी। ठीक है, जिस फोर्स से कोई बॉडी किसी अन्य बॉडी को अट्रैक्ट करती है उसको ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, मतलब ग्रेविटी का मतलब जैसे हम क्लास में गए, भाई मालूम मैथमेटिक्स का पीरियड है और क्लास में आ रहे हैं, अब कितने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बच्चे हमसे अट्रैक्ट होंगे, ये हमारी ग्रेविटी होगी। अगर ध्यान से हर बच्चे को देखा जाए आ रहा है, आज जो चला हुआ एक ऐसी तैसी मारो, 4 दिन से लगातार एक और दिन छुट्टी नहीं लेते, ये हमारी ग्रेविटी है। ठीक है, और पता चला पीरियड लगा मैथमेटिक्स को मैडम पढ़ाने आ रही है, मैम आगे, मैम कल नहीं आई थी, आप परसों भी आइएगा, संडे को भी आएंगी नहीं आएंगी, एक्स्ट्रा क्लास ले लीजिएगा, उनकी ग्रेविटी है। क्योंकि मैथमेटिक्स वाला चाहे इतना अच्छा पढ़ाए, उसकी ग्रेविटी वैसी ही होती है, आ गया है, आजो आ गया, उसकी ग्रेविटी का उस सिस्टम में अब क्या बताया जाए। तो ग्रेविटी वो फोर्स होता है जिस फोर्स से कोई बॉडी अपने किसी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अब उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन, ये इसको ज़रा समझिएगा। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट मास। अब उसको इन्होंने इसी नाम से देखा होगा, मैं नाम देख लेता हूँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी, हाँ वही होगा, कहीं लिखा नहीं कहीं लिखा होगा। देखिए, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट मास देखिए, आप किसी भी ग्रेविटेशनल फील्ड की ग्रेविटी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्यों भाई? आप पे फोर्स लग रहा होगा, तभी तो फील कर रहे हैं ना। तो आप किसके मास से डिवाइड करते हैं? किसके मास से डिवाइड करते हैं? आप फील कर रहे हैं ना, पर यूनिट मास आप अपने मास से डिवाइड करेंगे ना। इफ यू आर एक्सपीरियंसिंग तो यू विल डिवाइड बाय योर मास ना। भाई मान लीजिए आप दुबले पुतले 1.5 किलो के हैं, ठीक है, और एक मास्टर आया, मैं मास्टर का एग्जाम्पल लेता हूँ, और पहले मास्टर मरकहे हुआ करते थे, और अभी भी तो समय चेंज हो गया तो छोड़ दिया कि जाओ पढ़ो नहीं घुसो, ठीक है। जब क्या करें भाई, हम डांट सकते नहीं, पिताजी खड़े हैं, शासन प्रशासन कोर्ट है, आंख दिखा दी मास्टर ने, अरे दादा आंख नहीं दिखा सकते, डांट नहीं सकते हैं, तुमको ठीक पढ़ा रहे हैं, पढ़ो बेटा,
बेटा कापी बना लाना, नहीं लाए हुए हैं, कल ले आना, नहीं लाया अच्छा परसों ले आना, नहीं लाया तो नरसों ले आना, ले आना अच्छा मन हो तो ले आना, नहीं तो अच्छा हम ही घर आ जाएंगे लेने के लिए। चलो क्या बताइए। तो एक्सपीरियंस फोर्स का आप कर रहे हैं तो आप अपने मास से डिवाइड करेंगे, तब उसकी इंटेंसिटी मिलेगी जो फोर्स आप पे लग रहा है। नहीं समझे? ये इसका यूज क्या हुआ भाई? मान लेते हैं आप 10 मंजिल मकान से फांद गई, नहीं एक्सपेरिमेंट करने के लिए, सुसाइड करने के लिए नहीं, ठीक है, तो आप अर्थ की तरफ क्यों आ रही भाई? अर्थ आपको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है ना, लेकिन आपके अंदर भी तो मास है, आप भी तो फोर्स लगा रहे हैं, तो अर्थ ऊपर आ जाए, हम काहे नीचे जाएं? नहीं समझे? लॉजिक्स पकड़ में आया? भाई मैं अर्थ की तरफ जाऊं, अर्थ ऊपर आ जाए, मैं जय श्री राम। अब हनुमान जी तो है नहीं कि हम कई गुना अपनी बॉडी को बढ़ा दें। देखिए अर्थ ऊपर आ सकती है, एक शर्त है, सुनो ध्यान से। ये मैं हूं, पिद्दी भर का मेरा मास है, ठीक है, और ये अर्थ है, अर्थ का मास हमने एम कैपिटल ME मान लिया, और हमारे उसके बीच में दूरी F है, तो फोर्स दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो G कैपिटल ME इंटू स्मॉल m अपान R स्क्वायर। नहीं समझे? तो दिस फोर्स इज एक्सपीरियंस बाय मी एज वेल एज बाय अर्थ। ये फोर्स हम भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये फोर्स अर्थ भी एक्सपीरियंस कर रही है। मेरा क्वेश्चन है कि भाई जब मैं खींचता हुआ अर्थ की तरफ जाऊं, इससे बेहतर है अर्थ हमारी तरफ आ जाए, तो हम दोनों की इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन निकालेंगे। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी मतलब ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, तो हम पहले निकालेंगे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ऑफ आत्मा, अपनी बात कर रहा हूं। तो यानी फोर्स हमारी ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? अर्थ एक्सपीरियंस कर रही है ना। अर्थ कह रही है ना कितना भौकाली फोर्स लगाता है वाह। तो किसके मास से डिवाइड करेंगे? मास ऑफ अर्थ से डिवाइड करेंगे। तो जब मास ऑफ अर्थ से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू Gm अपान R स्क्वायर आएगी। सही कह रहा हूं मैं? और जब निकालेंगे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ऑफ अर्थ, तो अर्थ फोर्स लगा रही, कौन एक्सपीरियंस कर रहा? मैं। तो मैं किसके मास से डिवाइड करूंगा? अपने मास से डिवाइड करूंगा। तो ये इंटेंसिटी ऑफ आत्मा है और ये इंटेंसिटी ऑफ अर्थ है, तो ये आएगा Gme अपान R स्क्वायर। अब दोनों इक्वेशंस की ये वैल्यू देखो जरा, किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है? वहाँ पर मास ऑफ आत्मा आ रहा है या मास ऑफ अर्थ आ रहा है? तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि अर्थ की जो इंटेंसिटी है वो ग्रेटर देन अर्थ ऑफ आत्मा है, इंटेंसिटी ऑफ आत्मा है। तो इसीलिए हम नीचे आ जाते हैं। अगर मैं हनुमान जी की तरह हूँ और मैं श्री राम का नाम लेकर के अपने मास को कई गुना बढ़ा सकता हूँ, ठीक है, तो जय श्री राम करेंगे, अर्थ खुद अट्रैक्ट अपनी जगह से हिल के हमारी तरफ आ जाएगी, हम नहीं आएंगे उधर, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसा कहूँ तो समझ में आ गई बात। अब आते हैं अगले बात पे। कभी कभी पूछा जाता है ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ, इसको ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ भी कहते हैं। ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ, ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ, ये फॉर्मूला होता है FRM। भाई एक प्रैक्टिकली समझिएगा, किसी का इतना बड़ा मुंह है, किसी का इतना बड़ा मुंह है, और हमने एक थप्पड़ मारा, इतने बड़े मुंह वाले से पूछो कैसा लगा, इतने बड़े मुंह वाले से पूछो कैसा लगा, तो किसको ज़्यादा लगेगा? छोटे मुंह से, क्योंकि वो हमारे फोर्स को डिवाइड करेगा अपने मुंह के मास से। तो ये वैल्यू छोटी है तो बड़ी वैल्यू ये आएगी, और जिसका इतना बड़ी खोपड़ी है उसका मास ज़्यादा है तो उसको कम फोर्स एक्सपीरियंस होगा। भाई एक घूंसा हाथी के मारो जाकर के, एक घूंसा अपने किसी के मुंह में मार दो, किसी के मुंह पे मार दो जाकर के, तो हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका जबड़ा टूट जाएगा, क्योंकि उसका M कम है ना। तो कभी कभी ये फार्मूले पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकली आएगी, डेफिनेशन क्या है पूछी जाएगी, लेकिन न्यूमेरिकल के लिए बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब आते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको स्मॉल g से डिनोट करते हैं। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हम जानते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी पर सेकेंड कितनी वेलोसिटी में चेंज हुआ उसको कहते हैं एक्सेलरेशन। और यही अगर ग्रेविटेशनल फील्ड में हो रहा है तो उसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है।
इसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू मानी जाती है। और अगर इसकी डायमेंशन आपसे पूछ दें स्मॉल जी की, तो एक्सेलेरेशन है ना LT−2, डायमेंशनल फॉर्मूला उसका हो जाएगा। ठीक है, अब स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, तो सिंपल सी बात है, स्मॉल जी और कैपिटल जी अगर लेना है तो एक बॉडी अर्थ माननी पड़ेगी। ये अर्थ है, अर्थ का मास me है, अर्थ की रेडियस re है, और कोई बॉडी स्मॉल m मास की उसके सरफेस पे है, तो हम जानते हैं इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स G MEM/RE²। सही कहा मैंने। अब हमने F बराबर mg पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा है? ग्रेविटेशनल फील्ड में जो फोर्स एक्ट करता है, वेट एक्ट करता है ना। वेट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द बॉडी, या फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ड्यू टू अर्थ, mg होता है, इज इक्वल टू G MEM/RE²। mm कट गया, स्मॉल g बराबर G ME/RE²। ये आपका स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन होता है। ये बताइए, अगर ये बॉडी मास 100 kg की है और दूसरी ये मास 200 kg की है, तो दोनों में ये स्मॉल जी चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा। कहाँ रख दोगे 100? यहाँ के 100 रखने की जगह है आपके पास? यहाँ पर कहीं 100 200 रखने की जगह दिख रही है आपको? तो कैसे होगा? बोले नहीं, देख के हो जाएगा। अरे भाई अच्छा, इतनी वजन हो तुम, तो हो ही गई फर्क। अरे क्या यहाँ मास ऑफ बॉडी आ रही है? यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉडी। ये बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता। नहीं समझे? ये किसने बताया था? अब ये ना बताना न्यूटन ने बताया था, ये सबसे पहले गैलीलियो साहब ने बताया था। उन्होंने कहा था कि दो अलग अलग मास की बॉडी को अगर एक ही हाइट से फेंका जाए तो दोनों एक साथ अर्थ पे पहुंचेंगी। लेकिन जैसा आप जानते हैं, गैलीलियो के समय जो साइंस के नियम थे, वो ज़्यादातर नियम कौन एक्सप्लेन करता था? पादरी, वहाँ के जो क्रिश्चियन धर्म के जो हेड हुआ करते थे वो बताते थे। ठीक है, और गैलीलियो अपनी टांग घुसेड़ते थे। तो गैलीलियो ने कहा नहीं भाई, अगर मान लिया एक 10 किलो की बॉडी है, एक 50 किलो की बॉडी है, दोनों को एक साथ फेंकोगे तो एक साथ पहुँचेगी। लोगों ने नहीं माना, बोले अजीब आदमी है, अजीब मतलब मूर्ख हो गया बिल्कुल। हल्की बॉडी बाद में पहुँचेगी, दोनों साथ पहुँचेंगे, ऐसे नहीं, भारी पहले पहुँचेगी। तो गैलीलियो पीसा की मीनार पे चढ़ गया बंदा, और वहाँ से दो बॉडी फेंकी। सब पादरी खड़े थे, देखा दोनों बॉडी एक साथ गिरी। पादरियों ने कहा हमने देखा एक साथ गिरी, लेकिन मैं कह रहा हूँ वजन वाली पहले गिरेगी तो गिरेगी, अब तुम नीचे उतर आओ, मुंह बंद रखना, नहीं तो घुसड़ देंगे तुम्हें। बेचारा बैठ गया। अब बाद में न्यूटन साहब ने नियम बता दिया और न्यूटन सिद्ध कर ले गए। अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मान लीजिए ये काइट है, पतंग है, और ये आयरन का एक पीस है, तो कौन पहले गिरेगा? हैं? तो भाई अब आप कहेंगे यहाँ तो आयरन गिरेगा, काइट गिरेगी नहीं। काइट क्यों नहीं गिर रही है? अरे भाई, काइट इसलिए नहीं गिर रही है कि हवा उसको ऊपर की ओर खींच रही है ना। अब मान लीजिए दो बॉडी हैं, हम कहें दोनों एक साथ गिरेंगी, और दोनों को फेंका, आपने एक ही चोटी पकड़ के ऐसे पकड़ ली, वो गिर ही नहीं रही है। बोले कहाँ गिर रही है? तो पकड़े नहीं हो उसको। भाई जब आप बॉडी को फेंकोगे तो ये मान के चलोगे ना कि अदर फोर्सेस वहाँ एब्सेंट होने चाहिए। नहीं समझे? ठीक है, तो ये न्यूटन साहब ने फार्मूलेट किया था, लेकिन गैलीलियो साहब पहले से बता चुके थे। खैर, तो ये स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन है, इसका बहुत यूज़ होता है एक्चुअली में। जैसे जहाँ पर GME आता है ना, तो वहाँ पर हम GRE² लिख देते हैं। मतलब कभी कभी क्या होगा, मास ऑफ अर्थ को हटाना होता है तो हम रेडियस ऑफ अर्थ के टर्म में वैल्यू को लिखना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, इससे अगर मास ऑफ अर्थ निकालना चाहें तो मास ऑफ अर्थ कैसे निकलेगा? GRE² अपॉन कैपिटल जी निकालेंगे मास ऑफ अर्थ। स्मॉल जी का मान रख दो, RE रख दो, कैपिटल जी रख दो, तो मास ऑफ अर्थ की जो वैल्यू आई है वो 6 × 10⁻24 kg अप्रॉक्सीमेट आई है। अप्रॉक्सीमेट आई है। इसी के हेल्प से डेंसिटी ऑफ अर्थ निकाल सकते हैं। डेंसिटी ऑफ अर्थ,
डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपान वॉल्यूम। भाई डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपान वॉल्यूम। मास ऑफ अर्थ क्या हो गया? एम ई। डेंसिटी कितना हो गया? 4/3 पाई आर ई क्यूब। एम ई की वैल्यू चाहे ये रख दो चाहे ये रख दो, और जब कैलकुलेट करेंगे तो डेंसिटी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5.5 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो ये वैल्यू याद रखो, ऐसे वैल्यू आएंगे नहीं लेकिन याद रखिएगा, ठीक है। मान लिया वैल्यू दी है और डेंसिटी निकलवा लिया तो आप निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये ग्रेविटेशन का एक कॉन्सेप्ट हुआ, ठीक है।